मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक ग्रेजुएट एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट केट डिबियास्की सुबारू टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष का अध्ययन कर रही थी। तभी उसकी नजर अंतरिक्ष में एक बेहद चौंकाने वाली चीज पर पड़ी। एक विशाल धूमकेतु यानी कॉमेट तेज रफ्तार से एक अनजान दिशा की ओर बढ़ रहा था। यह खोज सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी, जिसका पूरा श्रेय केट को मिलने वाला था। जब यह खबर केट के प्रोफेसर डॉक्टर रैंडल मिंडी तक पहुंची तो वह भी खुशी से झूम उठे। उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर केट की इस कामयाबी को सेलिब्रेट किया और उस कॉमेट का नाम केट के नाम पर ही कॉमेट डिबियास्की रख दिया। इसी दौरान स्टूडेंट्स ने रैंडल से सवाल किया कि वह कॉमेट कितना बड़ा है, उसकी स्पीड क्या है और वह किस दिशा में जा रहा है। रैंडल ने जब इसकी गणना शुरू की तो जो नतीजा सामने आया उसने रैंडल को अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्होंने तुरंत सभी स्टूडेंट्स को घर भेज दिया और केट को बताया कि उस कॉमेट की चौड़ाई लगभग 9 किलोमीटर है और वह करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, यानी वह पृथ्वी से टकराने वाला है। अगर यह कॉमेट पृथ्वी से टकराया तो इतनी भयानक तबाही मचेगी कि धरती से सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कॉमेट को पृथ्वी से टकराने में सिर्फ 6 महीने और 14 दिन ही बचे थे। यह सुनकर केट के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत नासा के प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के हेड टेडी ऑगलथॉर्प को कॉल कर सारी जानकारी दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए टेडी ने तुरंत एक प्लेन भेजकर रैंडल और केट को वॉशिंगटन डीसी बुला लिया और तीनों सीधे व्हाइट हाउस पहुंच गए ताकि राष्ट्रपति को इस खतरे के बारे में बताया जा सके। उन्होंने राष्ट्रपति के स्टाफ के जरिए यह जानकारी पहुंचाई और बाहर इंतजार करने लगे। लेकिन यह जानकर उन्हें हैरानी हुई कि उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की राष्ट्रपति जेनी ऑनरलिन इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही थीं। वह बर्थडे पार्टी और राजनीतिक फैसलों में व्यस्त थीं। केट, रैंडल और टेडी घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन आखिर में राष्ट्रपति के बेटे जेसन ऑर्लिन, जो चीफ ऑफ स्टाफ था, ने उन्हें अगले दिन आने को कह दिया। यह सुनकर केट और रैंडल गुस्से में लौट गए। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राष्ट्रपति ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। उस वक्त जेसन भी वहां मौजूद था। रैंडल और केट ने घबराते हुए राष्ट्रपति को बताया कि 6 महीने और 14 दिन बाद जब वह कॉमेट पृथ्वी से टकराएगा तो उसका धमाका करोड़ों एटम बम्स के बराबर होगा। पूरी दुनिया में भयानक भूकंप और सुनामी आएगी और पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। लेकिन दुनिया के विनाश की बात सुनने के बावजूद राष्ट्रपति का रवैया ऐसा था जैसे यह महंगाई या बेरोजगारी जैसी कोई मामूली समस्या हो। उन्होंने रैंडल से पूछा कि कॉमेट के पृथ्वी से टकराने की कितनी प्रतिशत संभावना है। रैंडल ने जवाब दिया 100%। फिर भी राष्ट्रपति को दुनिया बचाने से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने की चिंता थी। उन्होंने कहा कि चुनाव पास हैं और इस वक्त जनता को यह नहीं बताया जा सकता कि 6 महीने बाद सब मरने वाले हैं, क्योंकि इससे उनकी पार्टी चुनाव हार सकती है। उन्होंने आदेश दिया कि चुनाव तक इस बात को पूरी तरह सीक्रेट रखा जाए। यह सुनकर केट, रैंडल और टेडी को गहरा सदमा लगा। रैंडल ने समझाने की कोशिश की कि अभी भी वक्त है। न्यूक्लियर बम्स से लैस रॉकेट्स भेजकर उस कॉमेट को अंतरिक्ष में ही नष्ट किया जा सकता है या उसकी दिशा बदली जा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। तीनों निराश होकर व्हाइट हाउस से बाहर आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा खतरा भी राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। लेकिन केट और रैंडल किसी भी हालत में दुनिया को इस खतरे के बारे में बताना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया। केट का बॉयफ्रेंड फिलिप एक जर्नलिस्ट था। उसी ने न्यूयॉर्क हेराल्ड के रिपोर्टर्स और डायरेक्टर से उनकी मुलाकात करवाई। वहाँ रैंडल और केट ने कॉमेट के बारे में सब कुछ बताया और यह भी खुलासा किया कि राष्ट्रपति इस विनाश को छुपा रही है। इसके बाद उन्हें एक पॉपुलर टीवी शो द डेली रिप में बुलाया गया। यह शो दुनिया भर में देखा जाता था। उस दिन शो में पहले एक वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर राइली बीना का इंटरव्यू लिया जा रहा था, क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड डीजे चेलो से ब्रेकअप हुआ था और वही खबर सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। टीआरपी के चक्कर में चैनल वालों ने दुनिया के विनाश से ज्यादा इस लव स्टोरी को अहमियत दी। काफी इंतजार के बाद आखिरकार रैंडल और केट को बुलाया गया। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि ठीक 6 महीने बाद एक विशाल कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला है। लेकिन डरने के बजाय शो के होस्ट हंसने लगे और दोनों का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि इन्हें किसी पागलों के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये सुनते ही केट अपना आपा खो बैठी और चिल्लाकर दुनिया को बताने लगी कि यह कोई मजाक नहीं है। 6 महीने बाद सच में एक कॉमेट धरती से टकराने वाला है और अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो धरती पर मौजूद हर एक जीव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह कहकर केट रोती हुई वहां से चली गई, लेकिन अब भी कोई इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं शो के होस्ट्स ने इस पूरे मामले को सिर्फ एक प्रैंक बता दिया। कुछ देर बाद रैंडल और केट ने शो की रेटिंग और ग्राफ देखा, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि लोगों को राइली बीना और डीजे चेलो की लव स्टोरी ज्यादा पसंद आ रही थी। रैंडल और केट की बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। उल्टा लोगों ने केट के रिएक्शन का मजाक उड़ाते हुए उसके मीम बना दिए, जिससे केट की काफी बदनामी
बदनामी हो गई। इसी वजह से केट के बॉयफ्रेंड फिलिप ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। इस तरह कुछ समय गुजर गया। इन्हीं दिनों राष्ट्रपति ऑर्लिन एक बड़े स्कैंडल में फंस गई। उसकी एक अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर लीक हो गई, जिससे उसकी जबरदस्त बदनामी होने लगी। इस कारण आने वाले चुनाव में ऑर्लिन का राष्ट्रपति पद से हाथ धोना लगभग तय हो चुका था। इसी दौरान FBI की एक टीम ने रैंडल, केट और टेडी को सीक्रेट जानकारी लीक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वे उन्हें जेल नहीं ले गए, बल्कि सीधे व्हाइट हाउस ले आए। तभी राष्ट्रपति ने तीनों को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि हमने अपने खास वैज्ञानिकों से उस कॉमेट की जांच पड़ताल करवाई है और हमें पता चला है कि तुम्हारी दी हुई जानकारी बिल्कुल सही है। इसलिए अब हम दुनिया को बचाने के लिए कदम उठाने वाले हैं। ये सुनते ही केट ने ऑर्लिन पर तंज कसते हुए कहा कि आखिरकार तुम्हें इस मामले में चुनावी फायदा मिल ही गया। तुमने किसी भी साइंटिस्ट से डेटा कंफर्म नहीं करवाया था। सच्चाई ये है कि तुम्हारी अश्लील फोटो वायरल हो चुकी है और तुम चुनाव हारने वाली हो। इसलिए अब तुम दुनिया को कॉमेट से बचाकर लोगों की नजरों में फिर से उठना चाहती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इस विनाश को भी तुम अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। इस पर ऑर्लिन ने भी बेशर्मी से इस बात पर सहमति जता दी। हालांकि रैंडल और केट को इससे कोई खास आपत्ति नहीं थी। वे यह सोचकर खुश हो गए कि भले ही इससे ऑर्लिन को फायदा हो, लेकिन उनकी दुनिया तो बच जाएगी। इसके बाद ऑर्लिन और उसके बेटे जेसन ने अपना राजनीतिक खेल शुरू कर दिया। ऑर्लिन ने इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरी दुनिया को उस कॉमेट की सच्चाई बता दी कि करीब 5 महीने बाद वह कॉमेट पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाला है। हालांकि राष्ट्रपति ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि उन्होंने इस तबाही को रोकने की पूरी योजना बना ली है। वे न्यूक्लियर बम से लैस रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजकर उस कॉमेट को वहीं ब्लास्ट कर देने वाले थे। हालांकि उन रॉकेट्स को पृथ्वी से रिमोट कंट्रोल के जरिए भी उड़ाया जा सकता था, लेकिन दुनिया भर के लोगों की सहानुभूति और भावनाएं जीतने के लिए राष्ट्रपति ने इसे एक मैन्ड मिशन बना दिया। इस मिशन के लिए मिलिट्री जनरल बेनेडिक्ट ड्रास्क को चुना गया, जो इस मिशन में अपनी जान की कुर्बानी देने वाला था। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने दुनिया को यह भी बताया कि इस मिशन में रैंडल, केट और टेडी का सबसे बड़ा योगदान है। इस तरह पूरी दुनिया में राष्ट्रपति ऑर्लिन के नाम का डंका बजने लगा। इसी राजनीतिक चाल की वजह से ऑर्लिन ने भारी मतों से चुनाव भी जीत लिया। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब अंतरिक्ष में न्यूक्लियर बम्स से लैस रॉकेट्स लॉन्च किए जाने थे। पूरी दुनिया इस मिशन की सफलता के लिए दुआ कर रही थी। वहीं ऑर्लिन अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ रैंडल और केट भी व्हाइट हाउस में बैठकर इस लॉन्च को देख रहे थे। इसी दौरान पीटर ईशरवेल वहां पहुंचा। ईशरवेल एक टेक बिलियनियर था, जिसकी कंपनी बैश मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती थी। ईशरवेल राष्ट्रपति ऑर्लिन का सबसे बड़ा सपोर्टर था और ऑर्लिन को सबसे ज्यादा फंडिंग उसी से मिलती थी। इसके बाद मिशन का काउंटडाउन शुरू हुआ। काउंटडाउन खत्म होते ही एक साथ कई रॉकेट्स अंतरिक्ष की ओर लॉन्च कर दिए गए। पूरी दुनिया के साथ साथ रैंडल और केट भी इस सफल लॉन्चिंग की खुशी मनाने लगे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस मिशन की सफलता की संभावना 81% है। इसी बीच ईशरवेल ने ऑर्लिन को एक जरूरी बातचीत के लिए अकेले में बुला लिया। उधर सभी लोगों की नजरें अंतरिक्ष की ओर टिकी हुई थीं। रॉकेट्स जैसे ही पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकलने वाले थे, तभी अचानक अगले ही पल सभी रॉकेट्स एक साथ पैराशूट्स के सहारे वापस पृथ्वी की ओर लौटने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह मिशन फेल कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ रैंडल, केट और टेडी एक कमरे में बैठे इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे। उधर ऑर्लिन अपने लोगों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग में व्यस्त थी। तभी जेसन अंदर आया और रैंडल से कहा, डॉक्टर रैंडल, आज से आप व्हाइट हाउस के चीफ साइंस एडवाइजर हैं। राष्ट्रपति ने आपको इसी वक्त मीटिंग में बुलाया है। ये सुनकर रैंडल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह जेसन के साथ मीटिंग रूम में पहुंचा। वहां मौजूद सभी लोग यह जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर उनका मिशन फेल कैसे हो गया। तभी ईशरवेल ने कहा, साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पृथ्वी पर हर खनिज यानी मिनरल सीमित मात्रा में है और तेजी से खत्म हो रहे हैं। मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाने में इस्तेमाल होने वाले खनिज जैसे कि इरिडियम, टर्बियम, ऑस्मियम, डिस्प्रोसियम इत्यादि, जो बहुत जल्द पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। लेकिन हम इस समस्या का एक समाधान निकाल सकते हैं। हमारे एस्ट्रोजियोलॉजिस्ट्स ने यह पता लगाया है कि जिस कॉमेट को हम एक खतरा समझ रहे हैं, वह असल में इन्हीं कीमती खनिजों से भरा हुआ है। उस कॉमेट में करीब 140 ट्रिलियन डॉलर के खनिज मौजूद हैं। ये सुनते ही रैंडल गुस्से में बोल पड़ा, क्या इसीलिए तुमने उस कॉमेट को नष्ट करने वाला मिशन रद्द कर दिया, ताकि तुम उस पर माइनिंग करके ये सारे खनिज हासिल कर सको? लेकिन जब पृथ्वी ही नहीं बचेगी तो तुम उन पैसों का करोगे क्या? इस पर ईशरवेल ने कहा, मैं मानता हूँ कि वह विशाल कॉमेट पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता है, लेकिन क्या हो अगर हम उस कॉमेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें? अगर वह कॉमेट छोटे हिस्सों में बंटकर पृथ्वी पर गिरेगा तो इससे कोई बड़ी तबाही नहीं होगी। उसने आगे बताया कि उस कॉमेट को काटने का काम उसके बनाए हुए नए टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन करेंगे। वे ड्रोन कॉमेट की सतह पर जाकर चिपक जाएंगे और कॉमेट के बीचों बीच विस्फोटक फिट कर देंगे। इसके बाद एक बड़ा धमाका होगा और कॉमेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। फिर वही ड्रोन उन कॉमेट के टुकड़ों को सुरक्षित तरीके से पैसिफिक ओशियन में गिरा देंगे, जहां से यूएस नेवी के जहाज उन टुकड़ों
टुकड़ों को इकट्ठा करके ले आएंगे। हालांकि यह फैसला पूरी तरह पागलपन भरा था। इस मिशन में जरा सी भी चूक पूरी पृथ्वी का सफाया कर सकती थी, लेकिन राष्ट्रपति ऑनरलिन और ईशरवेल अपने फायदे के लिए पूरी मानव जाति को खतरे में डालने के लिए तैयार थे। रैंडल तुरंत केट और टेडी के पास पहुंचा और उसने उन्हें पूरी बात समझाई। यह सुनते ही केट का खून खौल उठा। वह गुस्से में चिल्लाकर बोली, क्या उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है? सिर्फ एक मोबाइल फोन कंपनी के स्टॉक्स बढ़ाने के लिए वे पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैंडल अब ऑर्लिन और ईशरवेल के इस फैसले को सपोर्ट करने लगा था। उसे भी लगने लगा था कि कॉमेट को अंतरिक्ष में बर्बाद करने से बेहतर है उसे तोड़कर अपने देश में लाया जाए, जिससे देश को आर्थिक फायदा हो सके। इसी दौरान बार में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी बातें सुन ली और वे केट और रैंडल से सच्चाई जानने की जिद करने लगे। इस पर केट ने जोर जोर से चिल्लाकर बार में मौजूद सभी लोगों को पूरी हकीकत बता दी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोगों के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी और उन्होंने बार में तोड़ फोड़ मचा दी। कुछ देर बाद पुलिस ने जैसे तैसे हालात पर काबू पाया, लेकिन इसके बाद FBI ने एक बार फिर केट को सीक्रेट जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने केट को सख्त चेतावनी दी कि आगे से वह मीडिया या किसी के सामने कॉमेट या ईशरवेल की कंपनी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगी। इसी शर्त पर उन्होंने केट को छोड़ दिया। इसके बाद केट सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने माता पिता के पास रहने आ गई, लेकिन बदकिस्मती से उसके माता पिता ने उसे घर के अंदर तक घुसने नहीं दिया। दरअसल केट के माता पिता राष्ट्रपति ऑर्लिन और ईशरवेल के उस मिशन का समर्थन कर रहे थे जिसमें वे कॉमेट से खनिज निकालने वाले थे। असल में राष्ट्रपति ऑर्लिन ने जनता से झूठ बोल दिया था कि वह कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है। उसने लोगों से कहा था कि अगर वे उस कॉमेट को हासिल कर लेते हैं तो उनका देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और हर किसी के पास भरपूर पैसा होगा। इस तरह राष्ट्रपति ने नौकरी और पैसों का लालच देकर लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। लोगों को वैज्ञानिक सबूतों से ज्यादा ऑर्लिन की बातों पर भरोसा था। केट के माता पिता भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। उन्होंने केट को साफ कह दिया कि अगर वह राष्ट्रपति का समर्थन नहीं करेगी तो उसके लिए घर में कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर ईशरवेल और राष्ट्रपति ऑर्लिन ने दुनिया को इस मिशन के फायदे समझाने की जिम्मेदारी रैंडल को सौंप दी थी। रैंडल टीवी चैनलों पर आकर इस मिशन का जमकर प्रचार कर रहा था। इसी तरह कुछ समय बाद रैंडल राष्ट्रपति के साथ ईशरवेल का वह खास ड्रोन देखने पहुंचा जो कॉमेट में विस्फोटक लगाने वाला था। इसी दौरान रैंडल ने सवाल किया, मिस्टर ईशरवेल, मुझे मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक आपने इस मिशन को वैज्ञानिक तौर पर टेस्ट ही नहीं किया है, बल्कि आपने इसे पूरी तरह अपनी टेक्नोलॉजी के भरोसे छोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिशन पर सवाल उठाने वाले सभी लोगों को आपने नौकरी से भी निकाल दिया है। इसलिए व्हाइट हाउस के चीफ साइंस एडवाइजर होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप पहले यह वैज्ञानिक रूप से साबित करें कि यह मिशन संभव है या नहीं। इसे सिर्फ एक बिजनेस की तरह मत देखिए। ये सुनकर ईशरवेल चिढ़ गया और बोला, डॉक्टर रैंडल, ये कोई बिजनेस नहीं बल्कि भविष्य है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी टेक्नोलॉजी और मेरे एल्गोरिदम्स कितने सटीक हैं। उनकी मदद से मैं किसी का भी भविष्य बता सकता हूँ, वो भी 46.5% की सटीकता के साथ। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी मौत कैसे होगी? मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है और उसके मुताबिक तुम एक बोरिंग और बेकार मौत नहीं मरोगे, लेकिन उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत मैं दुनिया के किसी भी इंसान का भविष्य बता सकता हूँ। इसीलिए मेरी टेक्नोलॉजी पर दोबारा सवाल मत उठाना। ये कहकर ईशरवेल ने रैंडल का मुंह बंद कर दिया। लेकिन अब रैंडल पूरी तरह समझ चुका था कि ईशरवेल और राष्ट्रपति ऑर्लिन अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया को आग में झोंकने जा रहे हैं। बिना किसी वैज्ञानिक परीक्षण के इस मिशन को अंजाम देना खुदकुशी के बराबर था। अब कॉमेट को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 25 दिन ही बाकी रह गए थे। इसी दौरान रैंडल को एक बार फिर एक टीवी शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब टीवी चैनल और मीडिया भी सरकार के हाथ बिक चुके थे। वे भी अपने फायदे के लिए कॉमेट जैसी गंभीर खबर को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह दिखा रहे थे। वहीं फिल्म इंडस्ट्री ने भी इस मौके का फायदा उठाकर कॉमेट की कहानी पर एक फिल्म बना ली थी, जिसे उसी दिन रिलीज किया जाना था जिस दिन कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला था। दुनिया को अब कॉमेट सिर्फ एक मजाक लग रहा था। शो के दौरान होस्ट ने रैंडल से सवाल किया कि क्या यह कॉमेट सच में मौजूद भी है या नहीं। यह सुनते ही रैंडल पूरी तरह भड़क गया। उसने टीवी पर चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बताया कि अब वे सभी मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। रैंडल के इस बयान के बाद उसे व्हाइट हाउस से बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी ओर केट दुनिया से तंग आकर सड़कों पर जिंदगी गुजार रही थी। वहीं उसकी मुलाकात यूल नाम के एक नए लड़के से हुई। केट जानती थी कि दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसलिए मौत से पहले वह यूल के साथ प्यार के पल बिता रही थी। तभी उसे आसमान में एक तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह और कुछ नहीं बल्कि वही कॉमेट था जो अब पृथ्वी के बेहद करीब आ चुका था और जिसे अब नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। अब जब मौत साफ दिखाई देने लगी थी तो लोगों के अंदर डर बढ़ने लगा। रैंडल और केट एक बार फिर एकजुट हुए
और लोगों को बताने लगे कि यही वह कॉमेट है जो पूरी पृथ्वी का अंत करने आ रहा है। रैंडल, केट और टेडी ने मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसका नारा था जस्ट लुक अप, यानी ऊपर देखो और इस खतरे को गंभीरता से लो, ताकि लोग सरकार पर दबाव बना सकें। इस अभियान में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हो गईं। सिंगर राइली बीना और डीजे चेलो ने जस्ट लुक अप मूवमेंट पर गाने बनाकर लोगों को इस खतरे के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रपति ऑर्लिन लोगों को भड़काने लगी। उसने कहा कि रैंडल और केट लोगों को डराने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। यहाँ तक कि उसने लोगों से यह भी कह दिया कि वह कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला ही नहीं है। इसलिए उसने डोंट लुक अप यानी ऊपर मत देखो का नारा दे दिया। इस तरह सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए। जो लोग मानते थे कि कॉमेट दुनिया को खत्म कर देगा, वे जस्ट लुक अप मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं जो लोग राष्ट्रपति ऑर्लिन की बातों में आकर बेफिक्र हो चुके थे, वे डोंट लुक अप मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे थे। इधर रैंडल, केट और टेडी समझ चुके थे कि वे चाहे कुछ भी कर लें, राष्ट्रपति ऑर्लिन सिर्फ अपना फायदा ही देखेगी। लेकिन उन्हें दूसरे देशों से उम्मीद थी। दरअसल ऑर्लिन और ईशरवेल ने बाकी देशों के साथ कॉमेट से मिलने वाले खनिज बांटने से मना कर दिया था। इसी वजह से रूस, भारत और चीन ने मिलकर उस कॉमेट को नष्ट करने का एक अलग मिशन शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से जल्दबाजी में तैयार किया गया उनका रॉकेट उड़ान भरने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। इस हादसे ने रैंडल, केट और टेडी की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। इसी के साथ वह कॉमेट अब धरती के बेहद करीब आ चुका था। अब जब मौत लोगों को सामने नजर आने लगी थी तो उनकी आंखों से पट्टी हट गई। लोग समझ गए कि राष्ट्रपति ने अब तक उन्हें धोखे में रखा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही घंटों में वह कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला था और इतनी कम समय में उसे नष्ट कर पाना किसी के बस में नहीं था। अब दुनिया भर के लोग ईशरवेल और ऑर्लिन के मिशन के सफल होने की दुआ करने लगे। वहीं रैंडल, केट, यूल और टेडी रैंडल के घर पहुंच गए। रैंडल को जरा भी यकीन नहीं था कि ईशरवेल का मिशन सफल होगा, इसलिए वह सभी को लेकर अपनी फैमिली के पास आ गया था। वह अपनी जिंदगी के आखिरी पल हंसी खुशी बिताना चाहता था। इसी दौरान दूसरी ओर राष्ट्रपति ऑर्लिन और ईशरवेल अपने मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें आसमान की ओर टिकी हुई थी। इसी बीच ऑर्लिन ने मजाक में ईशरवेल से कहा, ईशरवेल, तुमने तो रैंडल को उसकी मौत की भविष्यवाणी बताकर उसे काफी डरा दिया था। वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी मौत कैसे होगी। इस पर ईशरवेल ने कहा, तुम्हें ब्रॉन्टे रॉक खा जाएगा। ये सुनकर ऑर्लिन चौंकते हुए बोली, ये ब्रॉन्टे रॉक क्या होता है? इस पर ईशरवेल ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे एल्गोरिदम्स यही कहते हैं। इसी दौरान अचानक ड्रोन में एक जोरदार धमाका हुआ और कंट्रोल रूम से उसका पूरा संपर्क टूट गया। ये देखते ही ईशरवेल के पसीने छूट गए, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसका मिशन पूरी तरह फेल हो चुका है, यानी अब दुनिया का अंत तय था। ईशरवेल और ऑर्लिन बाथरूम जाने का बहाना बनाकर कंट्रोल रूम से भाग निकले। इसी के साथ पूरी दुनिया को इस मिशन के फेल होने की खबर मिल गई। इसके बाद दुनिया भर में दंगे फसाद शुरू हो गए। अपने आखिरी वक्त में लोग अपने अपने परिवारों के पास भागने लगे। उधर रैंडल अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और अपनी जिंदगी के आखिरी पल शांति से बिता रहा था। इसी दौरान उसके पास ऑर्लिन का कॉल आया। ऑर्लिन ने रैंडल से कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि यह मिशन फेल हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही पृथ्वी छोड़कर भागने के लिए एक स्पेशल शिप बनवा ली थी। ऑर्लिन ने बताया कि उस शिप में करीब 2000 लोग जा सकते हैं। उसने रैंडल को भी अपने साथ चलने का ऑफर दिया, लेकिन रैंडल को कायरों की तरह भागकर जीने से बेहतर अपने परिवार के साथ मरना लगा। उसने ऑर्लिन का ऑफर ठुकरा दिया और कहा कि वह अपने बेटे जेसन के साथ मजे करे। लेकिन तभी ऑर्लिन को एहसास हुआ कि अपनी जान की फिक्र में वह अपने बेटे जेसन को साथ ले जाना ही भूल गई थी। उधर जेसन अब भी कंट्रोल रूम में बैठा था और अपनी माँ के बाथरूम से लौटने का इंतजार कर रहा था। इसी के साथ वह विशाल कॉमेट पृथ्वी से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक ही झटके में पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पृथ्वी का मलबा अंतरिक्ष तक बिखर गया। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु उसी पल मारे गए। लेकिन उसी समय एक शिप पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गई। यह शिप ईशरवेल की थी, जिसमें ईशरवेल, ऑर्लिन और कई अमीर लोग इस तबाही से बच निकले थे। यह एक एडवांस शिप थी जो अपने आप पृथ्वी जैसे किसी दूसरे ग्रह को ढूंढकर सभी सर्वाइवर्स को वहां तक पहुंचाने वाली थी। इस शिप में मौजूद सभी लोग स्लीपिंग पॉड्स में डीप स्लीप की अवस्था में थे, जिसमें वे हजारों सालों तक जिंदा रह सकते थे। करीब 22,740 सालों के लंबे सफर के बाद उस शिप ने पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह ढूंढ लिया। इसके बाद स्पेस शटल्स को उस ग्रह पर इजेक्ट किया गया, जिनमें ये सभी सर्वाइवर्स सो रहे थे। हालांकि कई स्पेस शटल तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हो गए, जिनमें मौजूद सभी लोग मारे गए। लेकिन कुछ शटल सुरक्षित तरीके से उस ग्रह पर लैंड हो गए। इसके बाद सारे सर्वाइवर्स शटल से बाहर निकले और उस हरे भरे ग्रह को देखकर खुशी से झूम उठे। इनमें ईशरवेल और ऑर्लिन भी शामिल थे। इसी दौरान उन्हें वहां एक अजीब सा जीव दिखाई दिया। उस जीव की खूबसूरती देखकर ऑर्लिन उसे प्यारा कहते हुए उसके पास जाने लगी। लेकिन तभी उस जीव ने अचानक ऑर्लिन की खोपड़ी को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उसे नोच नोच कर खाने लगा। इस तरह ईशरवेल की एक भविष्यवाणी सच हो गई। दरअसल उस जीव का
नाम ही ब्रॉन्टेरॉक था और भविष्यवाणी के मुताबिक वही जीव ऑर्लिन को खाने वाला था। तभी वहाँ और भी ब्रॉन्टेरॉक शिकार की तलाश में पहुंच गए। देखते ही देखते ईशरवेल और बाकी सभी सर्वाइवर्स उन जीवों का शिकार बन गए। इस तरह इंसानी लालच ने पूरी मानव जाति का अंत कर दिया। साथियों, ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पूरी दुनिया को जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटती। सरकार तब तक गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं देती जब तक उससे उन्हें कोई राजनीतिक फायदा न हो। जस्ट लुक अप करेंगे या डोंट लुक अप, इसी संदेश के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आप में से कई लोगों का कहना है कि हमारे वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।